हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बंगाल के नवाब और प्लासी का युद्ध, जो कि एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और आ जाएंगे अपने इस क्लास में। शेयर करते हुए लाइक करेंगे। देखिएगा कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वे कौन से नवाब हुए, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके बीच जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा कौन से यहां पर युद्ध लड़े गए और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कि औरंगजेब जो बंगाल का जो नवाब कब से बने। तो मुगलिया सल्तनत के पतन के बाद बंगाल के नवाब, मतलब मुगलिया सल्तनत का पतन कब से स्टार्ट हो गया था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होना स्टार्ट हो गया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो याद रखें, मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा कब से? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी। कहां पर हुई थी? अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहां पर है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसी के समय यह क्या था कि औरंगजेब के समय ही बंगाल में दीवान का काम करता था, मतलब टैक्स वसूलने का काम करता था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। आप लोग देखेंगे कि फर्रुखसियर के समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर के समय क्या हुआ? मुर्शीद कुली खां मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। इस बात को याद रखेंगे कि औरंगजेब के समय भी यह दीवान हुआ करता था, और मुगलिया सल्तनत का जो उत्तर मुगल काल का शासक हुआ फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को क्या बनाया? मुर्शीद कुली खां को बनाया है। 1700 कब बनाया इसने? ये बनाया था 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया मुर्शीद कुली खां को। इस बात को समझेंगे। वो हो रही है रिकॉर्डिंग, आप तो नहीं हुआ? तो 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक व्यक्ति आया, अजीम उस्सान। एक क्या नाम है?
अजीमुशान अजीमुशान ने अंग्रेजों को क्या दिया? 1668 ईस्वी में कोलकाता, इसको कलिकाता कहा जाता था, इसको कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती में सूतानाती ये 3 गांव दे दिया। तो यहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण करते हैं अंग्रेज यहीं पर क्या करते हैं? एक किलेबंद कोठी का निर्माण। तो यहीं पर किलेबंद कोठी जिसको फैक्ट्री बोला जाता है, कोठी का निर्माण किया। किसने किया? किलेबंद कोठी का निर्माण किया, और जिसका नाम क्या दिया था? जिसका नाम दिया विलियम फोर्ट के नाम से जाना गया, जिसे विलियम फोर्ट कहा अंग्रेजों ने। तो ये किसको दिया था? अंग्रेजों को दिया था। कौन? कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, ये जो 3 गांव दे दिया अजीमुशान ने। और इसी के समय एक शाही फरमान दिया गया था फर्रुखसियर के समय 1707 ईस्वी में कि 3000 रुपए वार्षिक पर बंगाल को कर मुक्त कर दिया। बंगाल को कर मुक्त कर देता है कौन? फर्रुखसियर अंग्रेजों से 3000 रुपए लेकर के बंगाल को कर मुक्त कर दिया। दूसरा ये भी इसने किया हुआ था कि सूरत को 10,000 रुपए लेकर के 10,000 रुपए वार्षिक लेकर कर मुक्त कर दिया। मतलब कि अब आप हमें क्या दीजिए? 10,000 रुपए, और सूरत से कर मुक्त कर दिया। कि सूरत और बंगाल का जो इसने लीज पर दे दिया, मतलब इस कह सकते हैं एक रेंट पर दे दिया, किराए पर दे दिया कि आप मुझे इतना राजस्व दीजिए और मैं आपको कर मुक्त कर देता हूं। वहां से आपको जितना भी कर वसूलना है, टैक्स वसूलना है, लगाने वसूलनी है, आप करिएगा। तो ये काम हुआ करता था। ठीक है, चलो अगले बात पर आते हैं कि ये बंगाल और उसके नवाब कैसे बने। ये भूमिका आप समझ पा रहे होंगे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत का पतन की ओर चली गई और उत्तर मुगल काल के अयोग्य शासक बनकर के आए, जिसमें एक व्यक्ति था फर्रुखसियर, जो 1717 का फरमान देता है अंग्रेजों को। क्योंकि 1717 में एक व्यक्ति आया, डॉक्टर हैमिल्टन ने असाध्य रोग एक फर्रुखसियर को हो जाता है, जिससे निजात दिलाया था, दवा किया हुआ था हैमिल्टन ने। तो अंग्रेजों से खुशी होकर के और जो है कि फर्रुखसियर ने शाही फरमान दे दिया, और इसे ही मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत सारी सुविधाएं कंपनी को दी गई। और उसी के समय मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया है फर्रुखसियर ने। और इसके पहले आप लोग देखेंगे कि 1668 ईस्वी में क्या हुआ कि 1668 को यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, ये 1698, ठीक है, 1698 ईस्वी में कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती 3 गांव दे दिया था। यहीं पर किलेबंद कोठी का निर्माण करते हैं लोग। तो आगे की बात हम लोग चलते हैं कि बंगाल के नवाब जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे दोस्त, तो देखिएगा, पहला ही देखेंगे हम लोग बंगाल के नवाब। तो बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो प्रथम नवाब बना मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ये बंगाल का पहला नवाब है, प्रथम नवाब।
प्रथम नवाब कह सकते हैं या हम कह सकते हैं संस्थापक। यही बंगाल का संस्थापक था और यही बंगाल का प्रथम नवाब है, जिसका समय है, जिसका टाइम पीरियड है, पूछा जाता है आपसे 1717 से 1727 ईस्वी। 1717 से लेकर के 1717 ईस्वी तक 27 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का गवर्नर रहा। ये क्या करता है, उत्तर मुगल काल में 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के दौरान, फिर इसके बाद और भी जो शासक आएंगे उनसे क्या हुआ कि मतलब मुगलिया सल्तनत से अपने साम्राज्य को अर्थात बंगाल को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्थिर राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में ये चाहता था। लेकिन फिर भी यह उत्तर मुगल काल के राजाओं को कर देता था, लगान देता था, टैक्स देता था, नजराना देने का काम किया करता था। मतलब डायरेक्ट रूप से इसने क्या किया, डायरेक्ट रूप से इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो है कि क्या करूंगा, आपको टैक्स नहीं दूंगा या मैं स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता हूं। तो मुर्शीद कुली खान ने काम किया। दूसरी बात देखें कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण इसके और भी क्या है, कि और भी इसने कौन सा काम किया दोस्त, इस बात को देखेंगे कि ये तो रहा समय, और इसने एक काम किया बड़ा महत्वपूर्ण, जो कि आप देखेंगे इसका नाम से जाना जाता है कि इसने राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन क्या कर दिया, ढाका से राजधानी परिवर्तित करके क्या बनाता है, मुर्शिदाबाद को बनाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाता है। तो पहले राजधानी बंगाल की क्या हुआ करती थी, आप लोग ये समझिए थोड़ा सा कि ये बंगाल संयुक्त रूप से था क्या। आप लोग भारत में देखेंगे ये भारत है, ठीक है। और थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि यहां पर और क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये भारत में ये बंगाल जो था वो किस इस तरह से फैला हुआ है, ये बिहार भी यहां पर शामिल था, है ना, और यहां पर उड़ीसा भी शामिल हुआ करता था। बाद में झारखंड वगैरह तो बाद में बने हुए हैं। तो बंगाल संयुक्त रूप से किसे कहा जाता था, अर्थात बिहार बाद में शामिल होता है। बिहार कब बना, 1733 ईस्वी में बिहार बना। उड़ीसा कब बना, ओडिशा जिसको कहा जाता है, उड़ीसा उस समय था। उड़ीसा बना 1719 ईस्वी में, और ये था क्या, बंगाल था, ठीक है। और बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, बंगाल की जो राजधानी थी दोस्त, उस बात को समझेंगे आप लोग। बंगाल की जो राजधानी थी, ये राजधानी थी ढाका। और ढाका को इसने कहां परिवर्तन कर दिया है, परिवर्तित करके ले आया कहां पर, मुर्शिदाबाद। तो नई राजधानी क्या बनाता है, मुर्शिदाबाद बनाया। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये था बंगाल। बाद में यह बिहार और उड़ीसा को भी शामिल करके तो 3 प्रांत बना लेता है, मुर्शिदाबाद परिवर्तन किया, ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगली बात हम लोग चर्चा करते हैं कि राजधानी परिवर्तन किया, दूसरा काम क्या किया था इसने, खालसा भूमि पर, खालसा भूमि, जो खालसा भूमि हुआ करती थी, खालसा भूमि को विस्तृत किया, विस्तार किया। खालसा भूमि को विस्तृत किया मतलब उस पर विस्तार किया। और इसने क्या किया, तीसरा काम क्या किया, इजारा या इजारेदारी, इजारेदारी व्यवस्था को हम कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था। इसको हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे हम इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ठेकेदारी के नाम से भी जानते हैं, याद रखें, इसे हम ठेकेदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसने इसको भी लॉन्च किया, जारी रखा। और तो सबसे बड़ा प्रश्न आपके पास बनता है, ढाका जो थी राजधानी उसको मुर्शिदाबाद किया, खालसा भूमि को भी इसने विस्तार किया, इजारा व्यवस्था को भी इसने लागू किया। जबकि
इस व्यवस्था के कई लोग, मतलब कई ऐसे जमींदार रहे जिन्होंने इसका विरोध भी किया है। ठीक है, तो ये था आपका मुर्शीद कुली खां। इसके बाद जो शासक बनता है, इसके बाद दोस्तों जो शासक बनता है, इसी का दामाद रहता है। तो इसी के दो दामाद का नाम है, उसका क्या नाम है जल्दी से बताएंगे। इसके दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। तो इसका एक दामाद है, दामाद जिसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन क्या होता है? अब तो सुजाउद्दीन इसका दामाद है, इसके बाद इसके शासक बनता है, इसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन भाई क्या बना? शासक बनता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, दामाद सुजाउद्दीन शासक बना। वह 1727 से लेकर के 1739 तक शासन करेगा। 1739 तक शासन करेगा, है ना। तो अब इसी के समय देखेंगे कि क्या बना है 1727, और इसी के समय क्या बना था? बिहार। तो याद रखेंगे ये मुर्शीद कुली खां के समय ही कौन बन गया था? 1719 में ये उड़ीसा को, उड़ीसा भी शामिल किया था। तो उड़ीसा शामिल, उड़ीसा को किसने शामिल किया था? तो बोलेंगे कब किया था? 1719 ईस्वी में। किसने जमींदारी प्राप्त कर लिया या सूबेदारी प्राप्त किया? मुर्शीद कुली खां ने। यह भी प्रश्न वहां से बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 1739 समय के टाइम पीरियड है वो सुजाउद्दीन का है। सुजाउद्दीन फिलहाल कोई खास काम नहीं कर पाया। इसके समय जो व्यक्ति रहा उसका नाम है अलीवर्दी खां। उस बात को समझिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले शासक की ओर या अगले नवाब की ओर, जिसका नाम है अलीवर्दी। अलीवर्दी खां नवाब नहीं है, तो इसी के समय अलीवर्दी खां क्या करता है? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। ये समझ में आ रहा है? कलर दिख रहा है? बिहार का सूबेदार बनाया गया, है ना। जब इसको बिहार का सूबेदार बनाया गया, है ना, जब बिहार का इसको सूबेदार बनाया गया, कब बनाया गया? 1733 ईस्वी में। इस बात को याद रखेंगे, अलीवर्दी खां को 1733 ईस्वी में कहां का सूबेदार बनाया गया? 33 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया गया। इस बात को याद रखेंगे, है ना, बिहार का सूबेदार बनाया गया। और इसके सहयोगी कौन थे? इस बात को भी याद रखेंगे। इसके जो सहयोगी थे, है ना, सहयोगी वे थे फतेह चंद्र और फतेह चंद्र और अमी चंद्र, जगत सेठ, मतलब ये इसके सहयोगी हुआ करते थे, है ना। तो ये इसने जो है कि शासक बनाया। इसी के बाद सुजाउद्दीन के बाद उसका लड़का शासक बनता है। तो अब आएगा तीसरा। ये तो क्या था? ये बिहार का सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। अब क्या हुआ? यह एक मौका देख रहा है कि कब इसको हटा करके, बंगाल के नवाब को हटा करके मैं क्या बन जाऊंगा? बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। तो यहां पर आता है सरफराज खां। अब दोस्त ये समझिए कि सरफराज खां का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वह 1739 से 1740 का है। कब का है? 1739 से 1740 टाइम पीरियड में सरफराज खां था। यह कैसा था? यह एक अयोग्य शासक था। वैसे वास्तव में इसके पास कोई योग्यता नहीं थी। यह अयोग्य एवं विलासी शासक था। विलासी नवाब बना, विलासी नवाब था, है ना। अब क्या किया? जब ये अयासी और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तब अली खां ने क्या किया? इसने विद्रोह कर दिया, है ना। तो अलीवर्दी खां ने विद्रोह किया। अलीवर्दी खां ने विद्रोह किया, जिसमें एक युद्ध हुआ। अच्छा, वो युद्ध कौन सा था? बोलेंगे गरिया या गिरिया का युद्ध। जब गिरिया का युद्ध होता है, कब हुआ?
1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अली वर्दी खां जो बिहार का सूबेदार है, उसने सरफराज खां को मार करके बंगाल का नवाब बन जाता है। तो देखिएगा दोस्त, अब अगला नवाब कौन आएगा, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट नवाब की ओर बात करेंगे, चौथा, जिसका नाम होगा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, अली वर्दी जी को खां है ये ना, यही व्यक्ति है, बंद करो, अली वर्दी जो खां है ना। इसके बाद में देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है, अली वर्दी खां ये 1740 ईस्वी से लेकर के 1756 ईस्वी तक अली वर्दी खां शासक बनता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अली वर्दी खां शासक बना, इसे एक उपाधि दी गई, उपाधि से शासक बनता है, नवाब बनता है ना। और इसकी जो उपाधि है दोस्त, उस बात को याद रखेंगे, इसकी उपाधि है, इसका नाम है, जिसकी उपाधि का नाम है आलम उद्दौला, आलम उद्दौला हैदर जंग। इसकी उपाधि का नाम है, इसकी उपाधि का नाम है आसफ उद्दौला, उद्दौला हैदर जंग, हैदर जंग, ये इसकी उपाधि, ठीक है। इस उपाधि से यह मतलब बंगाल का नवाब बना। इसने और कौन से काम किए अली वर्दी खां ने, है ना। तो आप ये देखेंगे, अली वर्दी खां ने पहला काम किया था, बिहार को, बिहार को स्वतंत्र किया। बिहार को किसमें स्वतंत्र किया था, बंगाल में मिलाया, बंगाल में, बिहार को बंगाल में मिलाया। कब मिलाया भाई, 1733 ईस्वी में बिहार को मिलाया, ठीक है। अब क्या होता है कि अली वर्दी खां, अभी इसी के समय आप लोग देखते हैं कि युद्ध भी चल रहे होते हैं, कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा जाएगा किसके किसके बीच में हुआ था, तो इसी के समय में कर्नाटक युद्ध भी हुए, इस बात को थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे, है ना। तो देखेंगे, तो 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध भी होते हैं, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार पूछे जाते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 के बीच हुआ। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, इस बात को याद रखिए। जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया को लेकर के यूरोप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी, वही कंपनी तो भारत में आकर के अपने उपनिवेश बना करके यहां पर भी उन कंपनियों के बीच में युद्ध होता है। और इसी के बीच मतलब जो इसमें युद्ध होता है, एक युद्ध हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक वार में पहला युद्ध कौन सा हुआ, जिसे सेंटो या सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, जो कि कब लड़ा गया, 1748 ईस्वी में लड़ा गया, 1748 में। और यहीं पर एक संधि भी होती है, इसी युद्ध में एक संधि भी हुई, जिसे नाम दिया जाता है एलोसोपेल की संधि, एलोसोपेल की संधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस बात को भी आप याद रखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात क्या हुई कि अब दूसरे कर्नाटक वार में क्या हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो याद रखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, अब बोलेंगे किस, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, याद रखेंगे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1748 से 1749 से 1754 का रहेगा, ठीक है।
तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, है ना, तो यहां पर हुआ था एक युद्ध हुआ, इसका बोलते हैं अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध। ये अंबूर का युद्ध हुआ, ये कब हुआ था? सन 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ, जो कि कर्नाटक में है अंबूर, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अंबूर का युद्ध। और यहीं पर जो है कि अंबूर का युद्ध हुआ, और इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर एक संधि भी होती है, एक संधि भी हुई, आप लोग उसको बता सकते हैं। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानेंगे उसी को, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, है ना, 1756 से 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें एक युद्ध बीच में हुआ था जिसको कहते हैं वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। और इसके बीच एक संधि भी हुई थी, इस बात पे भी याद रखेंगे, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि इसी के बीच में हुई है। और याद रखेंगे कि यह सप्तवर्षीय युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो इसी के समय 3 कर्नाटक युद्ध भी होंगे, अलीवर्दी खां बाद में। तो इसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध में अलीवर्दी खां के बाद जो व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा शुजाउद्दौला, उसके समय तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएंगे। तो अब देखिएगा अलीवर्दी खां ने क्या किया है, टाइम पीरियड 1740 से 56 ईस्वी का है। आसफ उद्दौला की और हैदर जंगी की उपाधि से यह जो है कि शासक बनता है, बिहार को बंगाल में मिला लेने का काम भी करता है। और ये और क्या काम करता है, देखिए अब क्या हुआ कि इसने जब मिला लिया, ठीक, तो इसने जो है कि अंग्रेजों से बहुत बचने का काम किया है अलीवर्दी खां की। एक तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा यहां पर, कि उसने कौन सा बचाव अपने लिए रखा, कि इसने मुगलिया सल्तनत को कर तो देता था, लेकिन अब मुगलिया सल्तनत के उत्तर मुगल काल के राजा इतने कमजोर हो गए थे, शाह आलम द्वितीय वगैरह इतने कमजोर हो गए थे कि वो तो ना तो अलीवर्दी खां को ये कह सकते थे कि मुझे नजराना दीजिए, मुझे टैक्स दीजिए, ये भी नहीं कह पाते थे, है ना। और दूसरी ओर अलीवर्दी खां स्वतंत्र राज्य तो घोषित कर ही चुका था बंगाल को, है ना। तो लेकिन अलीवर्दी खां तो जब इधर से अंग्रेजों से थोड़ा सा बच के रहता है, ठीक है। तो इसने अलीवर्दी खां ने कहा क्या, तो देखिएगा अलीवर्दी खां ने मराठों से संधि किया, मराठों से संधि की। मराठे अब इनको परेशान करते थे, अलीवर्दी खां मराठों से जरूर अपनी संधि करता है। तो जिसके दौरान 12 लाख का चौथ कर दिया, मतलब शोध कर देना। और क्या दिया, उड़ीसा प्रांत भी दे दिया, उड़ीसा का सूबा भी दे दिया था। किसको? रघुजी भोसले को। संधि किया तो किससे अलीवर्दी खां ने संधि किया था, इस बात को भी याद रखेंगे। अलीवर्दी खां ने संधि या समझौता किससे किया था? रघुजी भोसले से क्या किया? संधि किया। तो मतलब ये मराठों के आक्रमण से बचा नहीं, जबकि बचने के लिए इसने क्या कर लिया? संधि कर लिया था, ये बचाव किया उसने। फिर इसी का दौहित्र आएगा, अगला जो नवाब बनेगा बंगाल का, तो इसी का दौहित्र का मतलब होता है बेटी का लड़का अर्थात नाती, है ना। तो अगला जो शासक बनेगा, है ना, तो अगला शासक होगा सुजाउद्दौला का जो समय है दोस्त, वह कब से कब तक है, इस बात को याद रखेंगे। 1756 से लेकर के 1756 से लेकर के और 1756 से 1757 ईस्वी तक सुजाउद्दौला ने शासन किया है, इस बात को याद रखेंगे। सुजाउद नहीं, सिराजुद्दौला हो गया,
सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 ईस्वी तक शासक बना, नवाब रहा। कहां का नवाब बना? बंगाल का। ये कौन था? यह अलीवर्दी खां का दौहित्र था। दौहित्र का मतलब पुत्री का लड़का, अर्थात कह सकते हैं क्या था? नाती था। ये शासक बनता है। और अब अलीवर्दी खां के यहां पर आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां के यहां पर 3 बेटियां थी, इसके लड़के नहीं थे, इसकी पुत्रियां थी। इसकी पुत्रियां कौन कौन सी थी, इस बात को भी याद रखें, कहां कहां पर थी वो। ठीक है, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी दोस्त। पहली जो पुत्री थी वो थी बिहार के पूर्णिया जिले में। बिहार के पूर्णिया में, यहीं से उसका एक मतलब जो पुत्री थी बिहार की, जो पूर्णिया जिले में ब्याही थी, उससे एक पुत्र था। इससे जो एक पुत्र हुआ उसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग था। ठीक। और जो पटना में इसकी पुत्री थी, पटना वाली पुत्री का एक पुत्र था, इसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है। और एक ढाका में मुर्शीद कुली खां की पुत्री थी, उसका नाम था घसीटी बेगम। तो क्या किया, जब जो सबसे योग्य था, ये सबसे योग्य था ना, इसीलिए अलीवर्दी खां ने अपनी पटना वाली पुत्री के पुत्र, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको क्या बनाता है? बंगाल का नवाब बनाता है। इसी में क्या हुआ कि शौकत, और इसकी डेथ हो जाती है। देखिए, अलीवर्दी खां की जो मृत्यु हो गई थी दोस्त, अलीवर्दी खां की जो मृत्यु हो गई थी ना, इसकी मृत्यु हो गई थी कैसे? इसको जलोदर रोग के कारण हो गई थी। जलोदर का मतलब जानते हैं? जलोदर रोग के कारण, है ना। जलोदर रोग का मतलब पेचिस रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी सन 1756 ईस्वी में। इसका एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है, कि अगर हम यूरोपियों को, मतलब कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को, अर्थात यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। इसने कहा है कि यदि हम यूरोपियों को छेड़ेंगे नहीं तो ये हमें शहद देंगी, अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो हमें काट करके मार डालेंगे। ये बड़ा कथन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका नाती बनता है सिराजुद्दौला शासक, जिसका टाइम पीरियड 1756 से 1757 ईस्वी का रहता है। अब क्या होता है कि ये जो तीनों पार्टी है, अब इधर दूसरा विरोधी कौन सा आ गया है? इसमें से अंग्रेज भी तो हैं। इसमें से जो सिराजुद्दौला की विरोधी होगी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो होगी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो है। तो ये भी देखिए, शौकत जंग भी विरोधी हो गया। घसीटी बेगम इसलिए विरोधी हो गए क्योंकि उसके नाना जी ने, अलीवर्दी खां ने, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्या बनाया? बंगाल का नवाब बनाया। इसीलिए इन लोगों ने इसके सिराजुद्दौला के लिए घसीटी बेगम और शौकत जंग तथा अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया। अब क्या करते हैं कि अंग्रेज जो है ना, उसी के समय फोर्ट विलियम तो इनको मिल ही चुका था, और एक दस्तक का क्या करते हैं कि मिस यूज करते हैं। इस बात को समझे थोड़ा सा। दस्तक क्या थे? अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग किया। किलाबंद कोठी का निर्माण करने लगे, मतलब दुर्ग पर तोपें लगाने लगे। क्या किया? सिराजुद्दौला ने कहा कि आप दुर्ग नहीं बना सकते हो, भाई हमारा प्रांत है, हमारा क्षेत्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो तुमको मुगलिया सल्तनत के राजा ने दिया था, अजीमुस्सान ने या फर्रुख सिंह ने आपको दस्तखत दिया। दस्तखत का मतलब होता है कि ऐसा फरमान जिसमें आप जो व्यापार करते हैं उसके लिए टैक्स अब ये मुगलिया सल्तनत के राजा नहीं लेंगे, ये आपको फरमान दिया जाता है या आपको दस्तखत दिया जाता है। तो उस दस्तखत का प्रयोग ये गलत रूप से करते थे, है ना।
उसके बदले में टैक्स भी नहीं देते थे, और ये दुर्ग बंगाल में किले बंद कोठी का निर्माण कर रहे थे, वहां पर तोपें लगाने का काम कर रहे थे। जहां का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। मतलब अपने ही जहां का नवाब सिराजुद्दौला है, वो कहता है कि मेरे ही साम्राज्य में आप लोग तोपें लगाओगे और किलों में किलाबंद कोठी का निर्माण करोगे, ये गलत है। टैक्स भी आप लोग नहीं दे रहे हो, लगान भी नहीं दे रहे हो, कर भी नहीं दे रहे हो। इसी से दुखित होकर के सिराजुद्दौला ने पहले बार तो मना किया कि भाई साहब मान जाइए, यहां पर दुर्ग पर तोपें वगैरह ना लगाइए। जब नहीं माने तो इसने एक युद्ध किया, है ना, इसको खदेड़ने का काम किया। तो कब खदेड़ा? तो इसने काम किया, पहले तो मना किया। पहले क्या करता है? पहले मना किया, लेकिन क्या हुआ? नहीं माने। तो यहीं पर फोर्ट विलियम पर क्या करते हैं? तो ये सबसे पहले क्या किया? सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया। पहले किया कासिम बाजार पर आक्रमण, कासिम बाजार पर हमला, है ना। कासिम बाजार पर हमला किया 1756 ईस्वी, है ना। 6 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर हमला करता है। इसके बाद दूसरा कोलकाता को जीता। कोलकाता पर हमला किया। और इसके बाद क्या किया? तीसरे पर फोर्ट विलियम को जीता। मतलब वहां से क्या किया? यहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भगा दिया कि चलिए भागिए, खदेड़ दिया, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया। इस बात को समझें। अब यहीं पर फोर्ट विलियम, देखिए कासिम बाजार पर हमला करने के बाद वहां को जीत लेता है, कोलकाता पर, है ना, उसको भी जीत लिया। फोर्ट विलियम यहां पर, तो यहां पर जो फोर्ट विलियम में थे वो में थे लॉर्ड मिंचन, एक व्यक्ति था सेनापति मिंचन, और यहां का गवर्नर था एक, फोर्ट विलियम का गवर्नर इसका नाम था ड्रेक, और एक व्यक्ति था हॉलवेल। इस बात को याद रखेंगे। तो हॉलवेल ने तो क्या किया? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है, यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया दोस्त? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हॉलवेल ने, जबकि सेनापति ड्रेक और ये लोग ये फुल्टा द्वीप में शरण ले लिए, फुल्टा द्वीप में शरण लिया। मतलब भाग करके ये चले गए कहां पर? मतलब सिराजुद्दौला ने जब खदेड़ा तो ये लोग चले गए कहां पर? फुल्टा द्वीप में चले गए। फुल्टा द्वीप अर्थात कहां पर है? बोलेंगे ओडिशा में है, उड़ीसा में है फुल्टा द्वीप, वहां पर चले जाकर के शरण ले लिए, है ना। तो अब क्या हुआ? जब सिराजुद्दौला ने इन सभी को जीत करके कहां पर चला गया? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। तो अब ये बताइए कि ये सब जीत कर जब इसने मतलब अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भगा दिया, तो अब सिराजुद्दौला कहां पर चला गया? मुर्शिदाबाद। और यहां का शासक किसको बना दिया? यहां का शासक बना दिया है माणिक चंद्र को। माणिक चंद्र नामक व्यक्ति को यहां का शासक बना दिया, या कह सकते हैं तो ये बागडोर संभाल दी, या गवर्नर बना दिया, या सूबेदार बना दिया। तो ये चला गया। इसके बाद क्या होता है? ये सारी बातें जब पता चली किसको? मद्रास में कौन था? इस बात को भी याद रखेंगे। तो आप लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में ये जगह होगी मद्रास, यहां पर क्या है? मद्रास। तो मद्रास में अब ये कांड कहां पर होता है? बंगाल में। बंगाल में ये सारे कार्य हो रहे थे, है ना। बंगाल में सिराजुद्दौला ने क्या किया? सबको भगा दिया। अब ये मद्रास में क्या हो रहा है? और देखिए उड़ीसा यहां पर पड़ता है, यहां पर क्या पड़ेगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या है? फुल्टा द्वीप। और फुल्टा द्वीप पर कौन है? यहीं पर तो है गवर्नर ड्रेक और सेनापति
सेनापति मिंचन, ये लोग शरण लिया हुआ था ना। अब क्या होता है, ये यहां पर है, भाग गए बंगाल, सिराजुद्दौला के नवाब ने इनको भगा दिया खदेड़ करके, सेनापति वहां का बना दिया माणिक चंद्र को। अब क्या होता है कि यही के समय जो एक व्यक्ति बचा था, हॉलवेल, हॉलवेल है ना। हॉलवेल क्या है, ये आप देखेंगे कि ये इसी ने सिराजुद्दौला से युद्ध किया था। युद्ध किया क्या, नेतृत्व किया था और हार गया था। ये हालवेल की जो घटना होती है वो 20 जून को होती है, 20 जून 1756 ईस्वी की घटना है, याद रखेंगे। इसे ब्लैक हॉल के नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। ब्लैक हॉल की घटना के नाम से इसे जाना जाता है। किसको, 20 जून 1756 को। क्या हुआ था इसमें, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। इसमें हुआ था दोस्त ये कि एक कोठरी थी, इसका नाम था काल कोठरी, कह सकते हैं काल कोठरी। वो कोठरी कैसी थी, काल कोठरी, जिसकी जो लंबाई थी, लेंथ, वह 18 फुट थी, 18 फीट। जो चौड़ाई थी वह 14 फीट 10 इंच। 14 फुट 10 इंच की इस काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। 146 अंग्रेजों को जब बंद किया गया, और फिर सुबह क्या हुआ, सुबह सिर्फ 23, क्या हुआ, 123 लोग, 123 जो है मर गए, मतलब कि, और 23 जिंदा रहे, 23 जिंदा बचे थे। समझिए, यही थी ब्लैक हॉल की घटना, ये समझिए। अब जब ये बात पता चली तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, अंग्रेजों ने, फिलहाल अंग्रेज इतिहासकारों ने इसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो हाइपर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि 146 लोगों को 18/14 की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। फिलहाल कुछ संभावना ये भी है कि गर्मी के मौसम में 23 जून का समय था, 20 जून का समय था वो 1756 को बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मर भी गए होंगे। तो ये घटना ब्लैक हॉल की कही जाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्त, यहां पर मद्रास में क्या हुआ था, जब ये बात पता चली किसको, ये जब गवर्नर और सेनापति मिंचन ने क्या कहा कि भाई मद्रास में सेनाएं थी, मद्रास में कोठी भी थी, ठीक है ना, अंग्रेजों की। तो उस बात में याद रखिएगा, तो यहां पर था कर्नल क्लाइव, और यहीं पर एक व्यक्ति है एडमिरल, जिसको नौसेना नायक कहेंगे, एडमिरल, इसका नाम है वाटसन, नौसेनापति वाटसन और थल सेनापति कर्नल क्लाइव। ये दोनों ने जब इनकी बात को सुना कि वहां पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने हमें मार करके भगा दिया, हम लोग शरण लिए हैं, हमें जान बचा करके भाग करके आए हैं, दोस्त हमको बचा लो, तो इन लोगों ने क्या किया, फिर से बंगाल की ओर कूच किया। अब ये लोग अपनी सेना लेकर के कहां पहुंचते हैं दोस्त, बंगाल पहुंच गए, नौसेना और थल सेना। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन इन लोगों के बताए के माध्यम से फिर कहां पर ऊपर पहुंचे, बंगाल में। जब बंगाल में पहुंचे तो अब देखते हैं कि यहीं पर क्या होता है कि संधि होती है, जिसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। दोस्त अलीनगर किसका नाम है, अलीनगर कोलकाता का ही नाम है। अलीनगर किसको कहते हैं, अलीनगर दोस्त कहते हैं कोलकाता को, कोलकाता। और ये किसने नाम दिया था, कोलकाता का नाम रखा था अलीनगर, सिराजुद्दौला ने। अब अगले स्लाइड पर हम लोग देखेंगे, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखिएगा,
तो अलीनगर की संधि यहीं पर होती है, अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि कब हुई दोस्त? क्वेश्चन पूछेगा कि अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी सन 1756 ईस्वी को। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1756 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। तो अलीनगर का पुराना नाम पूछा जाता है, पुराना नाम क्या था? अलीनगर का पुराना नाम था कोलकाता, कोलकाता। समझ में आया? और ये कोलकाता नाम किसने दिया? मतलब कोलकाता नाम किसने दिया? जॉब चॉर्नोक ने, जॉब चॉर्नोक, ये अंग्रेज है, ये कोलकाता नामक नगर का स्थापना करता है। फिर इसका पुराना नाम अलीगढ़ दिखा है। तो ये अलीनगर किसने नाम दिया? इस बात को याद रखिए, ये नाम दिया था दोस्त सिराजुद्दौला ने, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये नाम देता है। समझ आया ये बात? अब क्या हुआ अलीनगर की संधि में? क्या होता है जब ये लोग, कौन लोग? वही एडमिरल वाटसन और कर्नल, कहां पर पहुंचते हैं लोग? एडमिरल वाटसन। संधि किसके किसके बीच हुई? तो यह संधि होती है दोस्त अलीनगर की, जो संधि हुई है ना संधि, यह किसके किसके बीच में हुई? इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि किसके किसके बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। बोलेंगे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव प्लस वाटसन। एक तरफ वाटसन रॉबर्ट क्लाइव रहता है, इनके बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि विवश होकर के सिराजुद्दौला ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और कहा कि आप जो है कि क्या कर सकते हैं, अपने सिक्के ढाल सकते हैं। और क्या दिया? कोलकाता आपको दिया जाता है, कोलकाता की जमींदारी आप ले जाइए। आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, जो भी आप व्यापार करेंगे उसका टैक्स आप मत दीजिएगा, कोलकाता ले जाइएगा। मतलब ये सारी संधियां करके चलिए। और जो भी हम टकसाल छापेंगे, मतलब अंग्रेजों को ये भी कह दिया उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने संधि में कहा कि हम अपनी टकसालें छापेंगे, हम अपने सिक्के स्वयं छापेंगे, हम फोर्ट विलियम कोलकाता जो है वहां पर अपनी तोपें लगाएंगे, अपने हिसाब से मतलब फोर्ट का निर्माण करेंगे, दुर्ग बनाएंगे, नए नए दुर्ग भी का निर्माण करेंगे। ये संधि हुई थी किसमें? अलीनगर की संधि में ये बात हुई थी। फिर क्या हुआ? ये रॉबर्ट क्लाइव इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है दोस्त कि यह अभी यहां तक शांत होने वाला व्यक्ति नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव जो है यह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, यह यहीं तक शांत नहीं था। इसने क्या किया आगे चल करके कि सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, आपने जाना पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि सिराजुद्दौला के विरोधी इसकी मौसी घसीटी बेगम और इसका कजिन मौसी का लड़का जो है शौकत जंग प्लस रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा इन सभी से मिलकर के। तो रॉबर्ट क्लाइव का क्या हुआ? इसने षड्यंत्र रचा एक, और इस षड्यंत्र में क्या हुआ? इस षड्यंत्र के माध्यम से ही उसने क्या किया है कि रॉबर्ट सिराजुद्दौला का जो सेनापति है ना, सेनापति है ना, और जो प्रधानमंत्री है, सेनापति कौन था और प्रधानमंत्री कौन था? तो यहां पर देखेंगे मीर जाफर है, मीर जाफर सेनापति है ना, मीर जाफर। यहीं पर एक व्यक्ति होगा जगत सेठ, जगत सेठ यहीं पर होगा, ये था बंगाल का बैंकर, बंगाल का बैंकर था ये, है ना। अमी चंद्र यहां पर होगा, अमी चंद्र ये था मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा सौदागर था, मतलब सौदागर कह सकते हैं, सौदागर, सौदागर था ये अमी चंद्र। और कौन थी? घसीटी बेगम, घसीटी बेगम मतलब, और कौन था? शौकत जंग, शौकत जंग। मतलब ये लोगों से मिलकर के जगत सेठ, अमीर चंद्र, शौकत जंग, मीर जाफर, घसीटी बेगम,
इन सबसे षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्लाइव अंग्रेज जो है उसने षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला के पीछे भड़काया और कहा कि आप हमारा सहारा दो, हम सिराजुद्दौला को हटा करके किसको सेना मतलब बंगाल का नवाब बनाएंगे, बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे मीर जाफर को। तो ये सब बात किया इसने। तो इस षड्यंत्र के माध्यम से अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगा करके सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला से मतलब ये एक आरोप लगाया और एक युद्ध का ऐलान कर दिया। वही दोस्त युद्ध है प्लासी का युद्ध, जो कि कई बार पूछा जाता है। तो अभी मैंने प्लासी के युद्ध को लेकर के ये सारी भूमिका जो बन रही थी वहां तक की बातें किया। अब हम लोग बात करेंगे प्लासी का युद्ध, जो कि जिसका इंतजार होगा, देखिएगा आप लोग। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है दोस्त? 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में युद्ध होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। यह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव प्लस इसकी तरफ से है वाटसन सेनापति एडमिरल। ये अंग्रेज है भाई, अंग्रेज, ये लोग तो अंग्रेज हैं। ये है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक संघर्ष हुआ 23 जून 1757 को, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सेनापति उसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर था। और इसकी तरफ से जो सेना थी वो कितनी थी? सेना 50,000 की सेना थी इसके पास, 50,000 सेना प्लस पैदल सैनिक, इसके पास इतनी सेना है, ठीक है। इसके पास कितनी सेना है? 3,000 सेना है, 3,000 सेना है प्लस इसके पास क्या है? 20 तोपें थी, 20 तोपें प्लस 20,000, 3,000 सेना थी इसके पास, है ना। इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि यह जो है मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला है इसका सेनापति है मीर जाफर, और सेना नायक जो है, सेना नायक जिसका नाम है राय दुर्लभ। अब क्या हुआ, ये सभी लोग जाकर के, ये कहां पर युद्ध होता है, तो इसके ये जगह भी याद रखेंगे आप लोग कि ये जो युद्ध हुआ था वो किस जगह हुआ था। ये है मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर, है ना, नादिया जिला है। और गंगा की सहायक नदी जिसका नाम है, गंगा की सहायक नदी, इसका नाम है भागीरथी। तो यहीं पर एक मैदान है जिसका नाम है प्लासी के मैदान में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। अब यहीं पर क्या हुआ, इन मीर जाफर और राय दुर्लभ ये बिल्कुल निष्क्रिय रहे, ये दोनों पूरी तरह से क्या हुए, निष्क्रिय रहे भाई साहब। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और यहीं पर एक दो व्यक्ति, तो पूरी सेना इनकी जो है कि हार जाती है, भगदड़ मच जाती है, मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला मतलब अपनी जान बचा करके, मतलब इसको मारा भी जाता है, इसको भागना नहीं चाहता, इसको पकड़ करके मारा जाता है। इसके अन्य सेनापति जो बंदे, इसका नाम था मीर मदान और मोहन लाल। मीर मदान और मोहन लाल
इन दोनों ने मिल करके मतलब बड़ी ईमानदारी से युद्ध किया और अंत में ये भी मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला को बाद में पकड़ लिया जाता है, सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या की गई। हत्या करता है कौन? हत्या करता है मीर जाफर का पुत्र मीरन। इसकी हत्या करता है मीर जाफर का पुत्र, मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम है मीरन। मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, है ना। और रॉबर्ट क्लाइव, इनको मतलब युद्ध ही नहीं करना पड़ा। ये लोग मतलब इस तरह से इनके कहा जाता है कि 748 कह सकते हैं कि 748 सैनिक मारे गए, सैनिक मारे गए थे इसके तरफ। और बाद में जो है कि इनकी विजय हो जाती है, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? विजयी रहा। सिराजुद्दौला तो मारा ही जाता है इस युद्ध में। तो यह एक कूटनीतिज्ञ और षड्यंत्र के माध्यम से किया गया युद्ध था। प्लासी का युद्ध एक धोखे से मारा गया था। तो ये था आपका प्लासी का युद्ध। और इसके बाद जो है बनेगा, और जो कहा था मीर जाफर ने कि मैं 24 परगने दे दूंगा आपको, और बंगाल का नवाब यदि आप मुझे बना देते हैं तो मैं आपको परगना भी दूंगा, कोलकाता भी दूंगा, बहुत सारे पैसे भी दूंगा, आपके सेठों को दूंगा, प्लस आपको भी दूंगा। ये सारी बातें हुई थी मीर जाफर को नवाब बनाने के दौरान। तो इस प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने सही रूप से बैठने नहीं दिया। कठपुतली बनकर के इसके जितने भी बंगाल के नवाब रहे वे काम करते हैं। तो अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मीर जाफर और मीर कासिम, बाद में फिर से मीर जाफर, इस तरह से बंगाल के सभी नवाब। और अगला युद्ध हम बात करेंगे आपसे बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा जाएगा। तो यहां तक हमने बात किया। इस क्लास को वहीं तक देखेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।